Welcome to law classes. In this video, we will study about the concept of vicarious liability. As we all know that vicarious liability is a concept of tort. And what is tort? Tort is a civil wrong. सिविल रॉन्ग का मतलब आपको तो पता ही है, जिसमें हम लोगों को कंपनसेशन मिलता है बाय द कोर्ट। लाइक और क्रिमिनल रॉन्ग में हम लोगों को कोर्ट कौन क्या देता है, पनिशमेंट देता है। बट इन द सिविल रॉन्ग वी गेट द कंपनसेशन। अगर हमसे कोई इंजरी हुई है तो हमें उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जनरली जो होता है, हम लोग जो है जिससे कोई रॉन्ग एक्ट हुआ है तो वही कंपनसेशन पे करता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लगता है। So now we will study what is vicarious liability. It means the liability of one person for the torts committed by another. इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान की लाइबिलिटी दूसरे इंसान ने जो काम किया है उसकी लाइबिलिटी उस पहले वाले इंसान के ऊपर। Under the tort law, the general rule is that every person is responsible for his own acts. तो वैसे नॉर्मली मैंने अभी बताया आपको कि जनरल रूल यही होता है टॉर्ट लॉ में कि हर पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल अपने एक्ट के लिए होगा। अगर उसने कोई इंजरी करी है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा और वही कंपनसेशन देगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर एक पर्सन ने अगर रॉन्ग कमिट किया है तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, दूसरे पर्सन के ऊपर आएगी। बट देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर लाइबिलिटी अटैच टू अ पर्सन फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी का, तो उसमें मास्टर और सर्वेंट की बात करते हैं। तो मास्टर जो है सर्वेंट को कोई काम करने के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन सर्वेंट वो काम करते करते उससे कोई इंजरी हो जाती है। तो इन दिस केस हु विल बी लायबल? Master will be liable. In such cases, liability is joint as well as several. ऐसे केसेस में जो वाइकेरियस लाइबिलिटी के केसेस होते हैं, इसमें जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी होती है। तो जॉइंट लाइबिलिटी में ये होता है कि जो हम लोगों ने रॉन्ग किया है तो उसमें मास्टर और जो सर्वेंट है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट, तो वो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट इन द सेवरल लाइबिलिटी, जिसने जितना रॉन्ग किया है वो उतना ही लाइबल होगा। तो ये होता है जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो सेलमन ने डेफिनेशन दी है, इन जनरल अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट्स, बट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस इन विच द लॉ इम्पोजेज ऑन हिम vicarious responsibility for the acts of others, however blameless himself. तो जनरली एक पर्सन जो है अपने ही एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें वो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब किसी और के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन वो उसने कुछ ऐसा काम किया नहीं होता है, वो ब्लेमलेस होता है, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होता है। स्टिल ही विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही हैज़ liability of another person. For example, if a construction worker mishandles the control of crane and topples the wall of a nearby building, then the company oversees the construction will likely face vicarious liability. अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो जो था क्रेन से काम कर रहा था और उससे उसका कंट्रोल मिसहैंडल हो जाता है और वो क्रेन जो है जाके बिल्डिंग की उसमें टक्कर मार देती है, बिल्डिंग की वॉल में जाकर टक्कर मार देती है। तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लाइबिलिटी बनेगी कि जो वही कंस्ट्रक्शन वर्क करा रही थी कंपनी, तो उसी की लाइबिलिटी बनेगी, वो यहाँ पर लाइबल होगी और यहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी हो जाएगी। Likewise, if an engineer loses control of a train and it proceeds down the track on its own, then the company that owns and operates the train may face vicarious liability for any resulting damages and injuries. In this case, इंजीनियर जो है वो उसने कंट्रोल ट्रेन का लूज़ कर दिया, ट्रेन चला रहा था, उससे कंट्रोल लूज़ हो गया और वो ट्रेन जो थी वो ट्रैक से नीचे उतर गई। तो इसमें कौन लायबल होगा? कंपनी, जो ट्रेन की कंपनी है उसको लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी और वही डैमेजेस और इंजरी का कंपनसेशन देगी। हाउ वाइकेरियस लायबिलिटी अराइजेस? तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है कैसे अराइज होती है, मतलब कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? तो वो 3 वे में अराइज होती है, लायबिलिटी बाय रैटिफिकेशन, लायबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप, लायबिलिटी बाय अबैटमेंट।
तो वो 3 केसेस में अराइज होगी। तो पहला केस होगा कि वो एग्रीमेंट से अराइज होगी कि हाँ भैया दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि हम मतलब मेरी जगह जो है तुम जो ये लाइबिलिटी अराइज कर रहे हो। तो लाइबिलिटी पर रेटिफिकेशन where the defendant has authorized or ratified the particular wrongful act or omission, कि जहाँ पर उसे एग्रीमेंट उसने किया है कि हाँ भाई हमसे ये रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है और लेकिन जिम्मेदार तुम हो गए। लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप, वही मैंने आपको बताया कि मास्टर और सर्वेंट की जो रिलेशनशिप होती है। तो वेयर द डिफेंडेंट स्टैंड्स फॉर द रॉन्ग डूअर, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है वो जो रॉन्ग डूअर है, जिससे रॉन्ग कमिट हुआ है, उससे किसके साथ उसने रिलेशनशिप में होना चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप में होना चाहिए, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप, मतलब उससे कोई रिलेटेड होना चाहिए। तो लाइबिलिटी बाय अबैटमेंट वेयर द डिफेंडेंट हैज़ लाइसेंस अनदर टू कमिट अ रॉन्ग, कि जहाँ पर जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं ना, डिफेंडेंट का मतलब क्या, डिफेंडेंट का मतलब अक्यूज, कि जिसने रॉन्ग कमिट किया है, जो मतलब उस जो रिस्पॉन्सिबल आया है, जिसने इंजरी कॉज करी है। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसको लाइसेंस मिला है रॉन्ग कमिट करने का, कि हाँ आप जो है रॉन्ग कमिट कर सकते हैं, आपको लाइसेंस देते हैं। तो आप समझ गए ना इन तीनों को, कि राटिफिकेशन में एक एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप जो है एक पार्टिकुलर रॉन्ग कर लें। सेकेंड वाला जो है स्पेशल रिलेशनशिप, कि आपस में जो पहला वाला बंदा है जिसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, जो सेकंड पर्सन है जिसने इंजरी करी है, उनके बीच में आपस में स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करनी चाहिए, जिससे जो है उस सेकंड वाले पर्सन की लाइबिलिटी फर्स्ट वाले पर आए। और अबैचमेंट में क्या होता है कि उसको लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है कि वो जो है एक रॉन्ग कमिट कर सकता है। Liability by special relationship. Normally the person who is liable for a wrong is who does the wrong. तो नॉर्मली हम लोग तो को ये तो पता ही है कि जो पर्सन लाइबल होगा, जिसने रॉन्ग किया है, वो अपने ही एक्ट के लिए लाइबल होगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उनमें कुछ रिलेशन होता है या वो आपस में रिलेटेड होते हैं, जिससे एक पर्सन की लाइबिलिटी सेकेंड पर्सन के ऊपर आती है। बट द लाइबिलिटी फॉर अनदर मे अराइज वेयर द डूअर ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन सॉट टू बी हेल्ड लाइबल देयरफॉर आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। कैसे वो आपस में रिलेट करेंगे, कि जैसे एक पर्सन की लाइबिलिटी दूसरे पे आ रही है, तो वो आपस में कैसे कैसे रिलेट होने चाहिए। तो ये 5 वेज दिए हैं कि कौन कौन जो है आपस में रिलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द मास्टर एंड द सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट आपस में रिलेट करेंगे। तो मास्टर सर्वेंट ने अगर कुछ करेगा तो उसकी लाइबल कौन होगा, उसके लिए मास्टर लाइबल होगा। ओनर एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कुछ करता है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, ओनर लाइबल होगा। प्रिंसिपल एंड द एजेंट, अगर एजेंट से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल लाइबल होगा। कंपनी एंड डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स अगर कुछ गलत हो जाता है, वो कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे कुछ गलती हो जाती है, तो हु विल बी लाइबल, कंपनी विल बी लाइबल। एंड गार्जियन एंड द वर्ड, गार्जियन एंड द वर्ड मतलब मम्मा पापा एंड द चाइल्ड। तो वर्ड से अगर कुछ गलती हो जाती है तो हु विल बी लाइबल, गार्जियन विल बी लाइबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। लाइबिलिटी कैसे, मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट के जो रॉन्ग हुआ है, जिस उससे इंजरी हुई है, उसके लिए कैसे लाइबल होगा। आपको तो पता है सर्वेंट कौन होता है, मास्टर से वो रिलेट करता है सर्वेंट। A servant is a person who voluntarily agrees whether for the wages or not to subject himself and at all time during the period of service. तो सर्वेंट जो है वो होता है जो बिना वेज के, मतलब उसे पैसे दो या ना दो, लेकिन वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसे अगर कोई आप टास्क दोगे करने को तो उसे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंडर काम कर रहा है। चाहे आप कोई और काम कराने के उसे पैसे दो या ना दो, लेकिन उसे तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ वर्किंग अंडर यू। To the lawful orders and directives of another in respect of certain work to be done. A master is a person who is legally entitled to give such orders and have to them obeyed. तो मास्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो लीगली उसको हक होता है कि वो ऑर्डर दे सर्वेंट को एंड उससे ऑर्डर फॉलो करवाए, कि अगर मतलब मास्टर ने सर्वेंट को कोई टास्क असाइन करा है तो सर्वेंट को वो काम करना ही पड़ेगा, और मास्टर की जिम्मेदारी होगी यहाँ पर कि वो उस काम को कैसे कराना चाहता है
और वो क्या ऑर्डर दे रहा है. इट टोटली डिपेंड ऑन द मास्टर. The relation of master and servant exists only between persons of whom one has the order and control over the work done by the other. तो मास्टर और सर्वेंट का ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर एक ऑर्डर देगा और दूसरा काम करेगा, और उस मतलब जो सर्वेंट है उसको काम करना ही पड़ेगा, और मास्टर का क्या रोल है, उसको तो ऑर्डर देना है, उसे कंट्रोल करना है सर्वेंट को. तो दिस इज व्हाट अ मास्टर एंड सर्वेंट. डिफरेंस बिटवीन द सर्वेंट एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है? तो अ सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोथ डू द वर्क एट द बिहाफ ऑफ अनदर. आप जानते ही हो कि सर्वेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं, वो अपने मास्टर के बिहाफ पे काम करते हैं. In the case of tort committed by servant, a master is held liable, while in the cases of independent contractor, the master is not held liable for the tort committed by him. तो अगर हम लोग सर्वेंट का केस देखते हैं, सर्वेंट से अगर कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो उस केस में मास्टर लाइबल होगा, बट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मास्टर विल बी नॉट लाइबल. उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. इन द केस ऑफ अ सर्वेंट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. तो सर्वेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करने का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है मास्टर के साथ, which means that along with instructing what tasks should be done by the servant, the master also has the right to instruct the manner in which the task has to be done, and thus the servant does not have autonomy in the performance of his duty. तो यहाँ पर मास्टर जो है टास्क देगा और ये भी इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम्हें कैसे टास्क करना है, और मास्टर के पास राइट है कि वो किस तरीके में काम करवाना चाह रहा है. लेकिन सर्वेंट के पास कोई फ्री मतलब नहीं होता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करे, उसको वो ड्यूटी जो है परफॉर्म करनी ही पड़ेगी. तो जो मास्टर कहेगा वो सर्वेंट को करना ही पड़ेगा. इट इज़ कंपल्सरी फॉर हिम. इलस्ट्रेशन. इफ पी इज़ द ओनर ऑफ न्यूज़पेपर and his machinery is damaged. तो पी ओनर है न्यूज़पेपर का और उसकी जो है न्यूज़पेपर की जो मशीनरी है वो डैमेज हो जाती है, और वो जे को बुलाता है उस न्यूज़पेपर की जो मशीनरी है उस मशीनरी को रिपेयर करने के लिए, और पी इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको जो है ऐसे रिपेयर करनी है, ऐसे 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 आपको रिपेयर करनी है. Here P can instruct him what to do, but how to repair the machinery is left to be done by the J without any instructions from P. तो यहाँ पर P इंस्ट्रक्ट कर सकता है मशीनरी कैसे रिपेयर करनी है, लेकिन ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे कैसे रिपेयर करना है, जे के ऊपर, कि वो इंस्ट्रक्शन लेता है या नहीं लेता है, लेकिन बस उसे मशीनरी रिपेयर करनी है. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे मास्टर जो है वो सर्वेंट से कहेगा कि तुम्हें मशीनरी जो है रिपेयर करनी है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्वेंट कि वो कैसे मशीनरी को रिपेयर करता है. उसने ऑर्डर मानना है, लेकिन उसने ऑर्डर कैसे मान रहा है वो टोटली डिपेंड ऑन द सर्वेंट. नाउ द नेक्स्ट, वेयर इन द केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, विच मीन्स ही कैन ओनली बी इंस्ट्रक्टेड एज टू व्हाट शुड बी डन. कैसे करना है उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, बट हाउ टू डू द वर्क, लेकिन कैसे करना है वो टोटली डिपेंड ऑन दैट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. उसे मास्टर, वो उसकी मर्जी है कि वो मास्टर से इंस्ट्रक्शन ले या ना ले. इट टोटली डिपेंड ऑन द independent contractor. Now the same example is there. If P is owner of newspaper and his machinery is damaged and he calls J to repair it, here P can instruct him what to do, but how to repair the machinery is left to be done by the J without any instructions from P. तो वो टोटली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा कि उसे मशीनरी कैसे सही करनी है. बस जो पी होगा उसको उसने जो है उसको अपॉइंट करा है कि आपको जो है मशीनरी जे को मशीनरी रिपेयर करनी है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑन विच वाइकेरियस लायबिलिटी इज justified. So there are two principles on which vicarious liability is justified. Number one is the quid facit per alium facit per se, and the second one is the respondeat superior. तो इन दोनों ही मैक्सिम्स के ऊपर पूरी vicarious liability का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है.
So let us have a look on it. Quid facet per alium facet per se. It means that he who does an act through another is deemed in law to do it himself. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन से कोई काम करवाता है तो उस केस में लॉ में जो है वो फर्स्ट पर्सन ही लायबल होगा और उसी के ऊपर सारी लायबिलिटी आएगी. सो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप, तो यहाँ पर मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सर्वेंट एक्ट करेगा वो किसकी लाइबिलिटी आएगी, मास्टर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. द मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सर्वेंट्स एक्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन दिस मैक्सिम. तो इस मैक्सिम का जो है ओरिजिन कहाँ से आया, ये मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप से ही आया है. सो व्हाट द मास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज सर्वेंट्स एक्ट. तो मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा अब उसके सर्वेंट के एक्ट से. अगर सर्वेंट से कोई इंजरी हो जाती है तो मास्टर उस केस में रिस्पॉन्सिबल होगा. नाउ द सेकेंड मैक्सिम इज द रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर. इट मीन्स दैट लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल. तो इसमें ये कहा जाता है कि जो भी सुपीरियर होगा, जो भी रिलेशनशिप जो शेयर कर रहे हैं दो लोग, उसमें जो भी सुपीरियर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा. So, the master is responsible for every such wrong of the servant or agent as is committed in the course of the service. Though no express command or prerogatives of the master is proved. तो यहाँ पर मास्टर जो है वो सर्वेंट या एजेंट कोई भी रॉन्ग कमिट करता है तो यहाँ पर मास्टर लायबल होगा उस चीज़ के लिए. अगर सर्वेंट जो है, सर्वेंट या फिर एजेंट इन द कोर्स ऑफ ए सर्विस, जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर को, उस टाइम में कोई भी काम या कोई भी एक्ट ऐसा करेंगे जिससे कोई भी इंजरी हो जाती है तो इस केस में मास्टर लायबल होगा, भले ही उसने वो करा हो या ना करा हो, या उसका जो भी जुर्म है वो कबूल हुआ, मतलब प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन दैट केस मास्टर विल बी लायबल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, द केस लॉस. फर्स्ट केस लॉ इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेखू एंड अदर्स. तो इस केस में ये हुआ था कि जो डिसीज था और उसका भाई था वो बाइसिकल से जा रहे थे. अपोजिट साइड से एक जीप आ रही थी जो किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जीप थी. एंड उससे जो था उसने उन दोनों को हिट किया एंड डिसीज की डेथ हो गई. तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि लायबिलिटी उसकी आएगी जिसकी वो जीप थी, क्योंकि ये कहा ही जाता है वैकेरियस लायबिलिटी में कि one person has the liability of the other person. The deceased and his brother were going on a bicycle and a jeep which was owned by a district collector came from opposite side and hit them, which resulted in the death of the deceased. तो उससे जो है किसकी डेथ हो गई, डिसीज की डेथ हो गई. इन दिस केस द कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट द डेफिनेशन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स दैट वन पर्सन टेक्स और सप्लाइज द प्लेस ऑफ अनदर सो फार एज अ लायबिलिटी इज कंसर्न. तो इसमें ये कहा गया, यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी की डेफिनेशन दी गई और इसमें ये भी कहा गया कि अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे इंसान की सप्लाई, मतलब या तो उसकी कोई चीज़ ले लेता है और उस केस में उससे कुछ इंजरी हो जाती है तो लायबिलिटी उस इंसान के ऊपर आती है जो ओनर होता है. It means that the liability of a person for the tort of another in which he had no part. उसने ही भले ही एक्सीडेंट नहीं किया लेकिन उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी क्योंकि वो जीप किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थी. दैट्स वाई यहाँ पर लायबिलिटी किसकी होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होगी. यहाँ पर जिसने जीप चला रहा था उसकी कोई गलती यहाँ पर मानी नहीं जाएगी. द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट an owner of a car would be liable for an accident caused by his servants during the time of his employment. क्योंकि वो जो जीप लेके गया था वो वहाँ पर जो था सर्वेंट वो सर्विस में था. किसकी सर्विस में था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सर्विस में था और वो कार चला रहा था और उस केस में उससे एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी आएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की यहाँ पर लायबिलिटी बनेगी पूरी. Now the next case is the Pushpabai Purushottam Nudeshi and others versus Ranjit Ginning and Pressing Company. The deceased were traveling in a car driven by the manager of the respondent company and it met with an accident as a result of which he died. तो यहाँ पर डिसीज जो था वो एक कार से ड्राइव कर रहा था जिसका मैनेजर चला रहा था. जो मैनेजर था कंपनी का, जो कंपनी का मैनेजर था वो कार चला रहा था और डिसीज जो था उस कार में बैठ के ट्रैवल कर रहा था और वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और जो डिसीज था वो मर गया.
तो द डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज, जो डिसीज़ के डिपेंडेंट्स थे, मतलब उसके जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट्स वो होते हैं जो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि जैसे कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके मम्मी पापा जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्लेम फाइल करा और वहाँ पर एंड द ट्रिब्यूनल अलाउड डैमेजेस, वहाँ पर ट्रिब्यूनल ने, जहाँ पर केस डिसाइड हुआ कोर्ट में, वह उन्होंने कहा कि उन्हें जो है डैमेजेस देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेगा डैमेज? कंपनी को, डिपेंडेंट्स को डैमेज देने पड़ेंगे। But on appeal to the High Court, it was set aside on the grounds that the accident does not make the respondent company liable. लेकिन जब हाई कोर्ट में अपील करी गई तो वहाँ हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो एक्सीडेंट है वो उन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है जो रिस्पोंडेंट कंपनी है वो यहाँ पर लाइबल नहीं होगी। बट द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट ओवर रूल्ड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बाद में वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसे ओवर रूल कर दिया and held that from the facts of the case it was clear that the accident had occurred due to the negligence of the manager who was driving the vehicle in the course of his employment। तो फिर उन्होंने जब फैक्ट्स देखे तो वहाँ पर ये कहा गया, ये मतलब क्लियर हो रहा था उन फैक्ट से, जो एक्सीडेंट हुआ है वो मैनेजर की नेग्लिजेंस से हुआ है। मैनेजर ने जो था नेग्लिजेंस किया, इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। और उस टाइम पे वो कार चला रहा था और वो जो था इन द टर्म ऑफ ए सर्विस था, वो उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा था ना, कंपनी को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। एंड देयरफॉर द रिस्पोंडेंट कंपनी वाज लायबल फॉर हिज नेग्लिजेंट एक्ट। तो उस वजह से जो ड्राइवर से जो एक्सीडेंट हुआ, मैनेजर से जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें लायबिलिटी जो थी किसके ऊपर आएगी? कंपनी के ऊपर आएगी, क्यों? वो कंपनी का मैनेजर था और वही कार ड्राइव कर रहा था जिससे डिसीज की डेथ हो गई। इस वजह से लायबिलिटी किसके ऊपर आई? रिस्पोंडेंट कंपनी के ऊपर आई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रॉन्ग मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो रॉन्ग हो रहा है वो कब होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जो पर्सन है जब एम्प्लॉयमेंट में है, जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस टाइम में जो होगा उसमें जो है उसकी लायबिलिटी बनेगी। Now the case is the State Bank of India versus Shyama Devi. In this case, it was held that the customer of the bank gave some amount of check to the bank employee in his capacity as a friend for being deposited in the account without obtaining any receipt for the same. The bank employee is not deemed to be acting within the scope of his employment. इस केस में ये होता है कि जो कस्टमर होता है बैंक में, जो कस्टमर होता है वो जो है बैंक एम्प्लॉय को कोई चेक या फिर अमाउंट देता है, लेकिन एज अ बैंक एम्प्लॉय नहीं देता है, वो एज अ फ्रेंड देता है और उस वजह से उसको कोई रिसीप्ट नहीं मिलती है। तो इस केस में जो होता है जो बैंक एम्प्लॉय है वो जो था अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा था। उसने तो, जो कस्टमर था उसने तो उसे पैसे कब दिए थे? एज अ फ्रेंड दिया था। तो इस वजह से जो था यहाँ पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आई। तो ये केस यही कह रहा है कि जो भी रॉन्ग हुआ हो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तभी वो दूसरे पर्सन की लायबिलिटी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो इस केस में यही हुआ था। नाउ द नेक्स्ट केस इज लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी। 1862 का ये केस है। द ड्राइवर ऑफ द डिफेंडेंट कंपनी विलफुली एंड अगेंस्ट द एक्सप्रेस ऑर्डर नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन रेसिंग और टू ऑब्स्ट्रक्ट द ओमनी बसेज हैड ड्राइवन टू ऑब्स्ट्रक्ट द ओमनी बसेज ऑफ द प्लेंटिफ। तो इस केस में ये हुआ था कि जो ड्राइवर था डिफेंडेंट कंपनी का, जो अक्यूज कंपनी थी उसका जो ड्राइवर था, यहाँ पर उसने विलफुली, और जो ऑर्डर्स थे कंपनी के, ऑर्डर्स ये थे कि आप जो है ना ही रेसिंग करेंगे ना ही कोई दूसरी बस को क्रॉस करेंगे। तो ये सारे जो ऑर्डर्स थे ये मेंशन थे, लेकिन जो ड्राइवर था जो बस चला रहा था, उसने अपनी विश के हिसाब से वो दूसरी कंपनी जो थी उसे ओवरकम की। यहाँ पर जो ड्राइवर था उसने जो दूसरी ओमनी बस था उसको क्रॉस कर लिया था, उसने उसे क्रॉस करा था, इस वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये तो कंपनी के उसमें ऑर्डर्स में लिखा था कि उसे जो है क्रॉस नहीं करना है, उस दूसरी बस को ना रेस लगानी है, तो इसमें जो है कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो लेकिन कोर्ट ने ये कहा गया, उसने भले ही ऑर्डर्स फॉलो नहीं करें, लेकिन ये जो एक्सीडेंट है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इस वजह से कंपनी जो है लायबल है।
सो क्या हुआ आगे, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट कंपनी वाज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द ड्राइवर। वो जो ड्राइवर का एक्ट है उसके लिए वो लायबल होगी, क्योंकि बिकॉज द ड्राइवर एक्ट्स ऑफ ड्राइविंग द ओमनीबस वाज विद इन द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो वो किस में, एम्प्लॉयमेंट, जब वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, जब वो बस चला रहा था, उस केस में उससे जो था एक्सीडेंट हुआ है, तो इस केस में जो कंपनी है वो लायबल पूरी तरह से होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइकेरियस लाइबिलिटी। और एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वो टॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। और टॉर्ट क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है जिसमें हम लोगों को कंपनसेशन मिलता है। जब हम लोगों से जो कोई इंजरी हो जाती है तो हम लोगों को दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन इसका जो होता है कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं टॉर्ट में, जैसे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में ये होता है कि कि अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से कहता है कि तुम्हें ऐसा एक्ट करना है, और इफ़ इन केस उससे जो है इंजरी कॉज हो जाती है, तो इस केस में वो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, फर्स्ट पर्सन के ऊपर आएगी। तो दिस इज़ ऑल वाइकेरियस लाइबिलिटी। Thank you for watching this video, and I hope that you like this video. Like, comment and share. Thank you.